नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंदार। मैं आज की वीडियो हिंदी में बनाऊंगा। आज का वीडियो जो है वो कनाडा इमिग्रेशन के बारे में है। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैं इमिग्रेशन वीडियोस बनाता हूं अमेरिका और कनाडा के लिए। आज का वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो भी मेरे चैनल और मेरे वीडियोस को देखते हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है मैं कुछ वीडियोस हिंदी में भी बनाऊं। हालांकि कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है। आप कोई भी परमानेंट रेसिडेंट का मार्क देख लो, उसमें इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट IELTS की एग्ज़ाम भी देनी पड़ती है। लेकिन फिर भी आपकी बात मैं मान लेता हूँ और ये हिंदी में वीडियो बनाता हूँ ताकि आप ये जो PR का जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसको सही तरीके से जान सकते। आज का वीडियो जो है वो मैंने पहले इंग्लिश में भी बनाया है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये वीडियो है जो 35 साल के ऊपर की उम्र के हो और जो कनाडा जाना चाहते हैं परमानेंट रेसिडेंस के लिए। अगर आप 35 साल की उम्र के आसपास हो या ऊपर हो और आप कनाडा इमिग्रेट करना चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आपका स्वागत है। मेरा नाम मंदार और मैं इमिग्रेशन वीडियोस बनाता हूँ अमेरिका और कनाडा के लिए, US और कनाडा के लिए। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस इंग्लिश में हैं, लेकिन आज से मैं कुछ वीडियोस जो पॉपुलर टॉपिक्स है उनको मैं हिंदी में भी बनाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा सके। आपको मैं ये भी बता दूँ कि मैं इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ, तो अगर आपका कोई पर्सनल इमिग्रेशन मैटर हो तो आप इमिग्रेशन लॉयर के साथ काम कीजिए। इस वीडियो में और मेरे चैनल पर मैं जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो सबको समझ में आए और उसके ऊपर आप एक्शन ले सको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिनके थ्रू आप कनाडा PR एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और अप्रूव भी हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो, अगर आपने कनाडा इमिग्रेशन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि एज जो कि आयु, आपकी उम्र जो है वो बहुत ही मायने रखती है। तो कोई भी एप्लीकेशन पकड़ लो जो कनाडा इमिग्रेशन PR इमिग्रेशन के लिए है, उसमें एज का महत्व बहुत है। कनाडा इमिग्रेशन का जो सिस्टम है वो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है। आपकी उम्र, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, इन सब बातों पे आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं और उम्र के लिए जो पॉइंट्स है वो भी बहुत मायने रखती है। तो इसलिए आपकी अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आपके जो उम्र के जो पॉइंट्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक गवर्नमेंट वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। ओके, जैसे आप देख रहे हो मैं canada.ca की वेबसाइट पे हूँ और आप अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि CRS के कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स में एज ये फैक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हर एक एज के लिए आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 3 कॉलम्स है। अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो 17 की एज से पॉइंट शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली 17 के नीचे आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलते, जैसे 0 बताया गया है, लेकिन 18 से आपके पॉइंट्स शुरू हो जाते हैं। अगर आप वाइफ या हस्बैंड के साथ हो तो आपको 90 पॉइंट्स मिल सकते हैं और अगर आप सिंगल हो तो 99 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और जैसे ही आप आगे चले जाओ, जैसे भी आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पॉइंट्स 20 to 29 के एज के बीच में मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। तो जैसे आप अगर शादीशुदा हो तो आपके 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन और सिंगल हो तो 110 पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे 30, 31, 32, 33, आपके 5 पॉइंट्स हर साल कम होते जाते हैं। और अगर आप नीचे आओ तो आप देख सकते हो कि जैसे ही आप 45 हो जाते हो तो पॉइंट्स 0 हो जाते हैं। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको अगर कनाडा का PR अप्लाई करना है तो आप जितनी जल्दी हो सके उतना कीजिए। सो 20 to 29 के बीच में अगर है तो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप जैसे ही 30s, 35, 40 तक आ जाते हो तो आपके पॉइंट्स जो एज पे डिपेंड है, जो उम्र पे डिपेंड है, वो बहुत कम हो जाते हैं और इस वजह से आपका जो टोटल CRS स्कोर होता है वो कम हो जाता है।
तो मैं आपको ऐसे 5 मार्ग बताऊंगा पीआर के कि जिसके थ्रू आप 35 साल के ऊपर होने के बाद भी पीआर हासिल कर सकते हो। तो पहला मार्ग ये है कि आप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करो। जब आप पहली बार एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल ओपन करने जाते हो तो आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आपकी उम्र क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और उसके निर्भर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके टोटल पॉइंट्स एक विशिष्ट आंकड़े से ज़्यादा है तो आप सीआरएस का प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर आपके पॉइंट्स उससे कम है तो आप सीआरएस का प्रोफाइल नहीं बना सकते। कई बार क्या होता है कि आप प्रोफाइल तो बना लेते हो लेकिन आप पॉइंट्स में क्वालिफाई नहीं करते। कई बार आपका जब एज बढ़ जाता है तो एज की वजह से आपके पॉइंट्स कम हो जाते हैं और आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो फर्स्ट जो है तो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में कैसे होता है, आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल ओपन करो, आप प्रोविंस का सिलेक्शन करो ताकि जो भी प्रोविंस आपने सिलेक्ट किया हो वो आपको इन्विटेशन दे सके। अगर आपको किसी प्रोविंस से इन्विटेशन मिलता है तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलते हैं, 600 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपको 600 पॉइंट्स मिल जाए तो आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में ईजिली सिलेक्शन हो सकता है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल पे सर्च कीजिए ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, अटलांटिक प्रोविंसेस, ओंटारियो, क्यूबेक, सबके लिए मैंने डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाए हैं, तो आप जाके वो देख सकते हो। ये हो गया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा हो तो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम आपके लिए हो सकता है। अभी दूसरा जो ऑप्शन है वो है स्टार्टअप वीसा। स्टार्टअप वीसा की ये खासियत है कि आपको एज का लिमिट नहीं है। अभी इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपके पास एक क्वालिफाइंग बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद आपको एक सपोर्टिंग लेटर की जरूरत है, डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट का लेटर चाहिए। अभी मैंने रिसेंटली एक BCPNP का ब्रिटिश कोलंबिया PNP प्रोग्राम के बारे में एक वीडियो बनाया था। उसमें ऐसा प्रोग्राम है कि जो भी डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज है वो आपको सपोर्टिंग लेटर और डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं। अगर आपका बिजनेस वो कम्युनिटी के लिए फायदेमंद हो तो वो कम्युनिटी आपको सपोर्टिंग लेटर देता है। इसके बाद आपको IELTS भी देना पड़ेगा। अभी सभी स्ट्रीम्स के लिए IELTS, इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें अगर आपके पास है तो आप स्टार्टअप वीसा के थ्रू एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें एज और उम्र की कोई बाधा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है आपके लिए। पिछले वीडियो में मैंने ऑप्शन नंबर 3 केयर गिवर प्रोग्राम का बताया था, लेकिन ये प्रोग्राम टेम्परेरीली अभी क्लोज हो चुका है, अभी बंद है। तो इसके बदले में मैं और आपको दूसरा एक ऑप्शन दूंगा। अभी ये जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं एग्री एंड फूड पायलट प्रोग्राम। अगर आपका अनुभव एग्रीकल्चर रिलेटेड है या फूड बिजनेस एक्सपीरियंस है तो आप ये पाथवे कंसिडर कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपको इस एरिया में फूड या एग्रीकल्चर बिजनेस में कैनेडियन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो आपको एज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए ये एरिया में, एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री में। अगर आपका वो है तो आपके लिए ये पाथवे हो सकता है। इसमें IELTS भी जरूरी है और आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है और आपके पास सेटलमेंट फंड्स भी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपके पास है और आपकी उम्र 35 से ज़्यादा हो तो ये पाथवे आपके लिए हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट। सो कनाडा में कैसा है कि सब लोग जो इमिग्रेट करके आते हैं वो बड़े शहरों में रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स रहती है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। सो ज़्यादातर लोग जो इमिग्रेट करते हैं वो बड़ी शहरों में रहना चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रूरल कम्युनिटीज़ और नॉर्दर्न कम्युनिटीज़ जो है सो वहाँ के गवर्नमेंट्स को भी इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, वहाँ की भी इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। तो उन लोग ने ये एक नया पायलट प्रोग्राम बनाया है। रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट में ये है कि आपको वो जगह पे जाके जॉब करना है और वहाँ पे सेटल होना है। अगर आप ये करने के लिए तैयार हो तो ये मार्ग आपके लिए कैनेडियन PR के लिए हो सकता है। सो ये पायलट प्रोग्राम के लिए आपको एज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन IRCC के जो एक्सप्रेस एंट्री के जो नियम है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको मीट करने पड़ेंगे। सो उसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, आपको IELTS की एग्ज़ाम भी पास करनी है, आपको एक जॉब भी ढूंढनी है। अब यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़, जो भी पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़ है जो आपको ये मार्क से सपोर्ट कर सकते हैं, वो कम्युनिटीज़ भी बताई गई है। तो मैं भी लिस्ट पढ़ के दिखाता हूँ। अगर आप ये कम्युनिटीज़ में जाके रह के जॉब कर सकते हो और वहाँ पे सेटल हो सकते हो तो आपको इस मार्ग से कैनेडियन PR मिल सकता है।
तो ये कम्युनिटीज़ कौन सी है? नॉर्थ बे ओंटारियो, सडबरी ओंटारियो, टिमिन्स ओंटारियो, सेसॉल्ट मरी ओंटारियो, थंडर बे ओंटारियो, ब्रैंडन मैनिटोबा, अल्टोना राइनलैंड मैनिटोबा, मूस जॉ सस्कैचुअन, क्लेयर्स होम अल्बर्टा, वर्नॉन बीसी, वेस्ट कुटनी ब्रिटिश कोलंबिया। सो ये सब कम्युनिटीज़ है जो ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप ये कम्युनिटीज़ में रहना चाहते हो, अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है, तो ये कम्युनिटीज़ आपको PR एप्लीकेशन के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया चौथा मार्ग। तो चलिए देखते हैं पांचवा ऑप्शन। पांचवा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कपल है। अगर आप शादीशुदा हो, आपकी पार्टनर है, आप में से कोई एक पढ़ना चाहता है, तो ये मार्ग आपके लिए है। सो पढ़ने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी में ऐसा कोर्स ढूंढना पड़ेगा जिससे आपको फुल टाइम डिग्री हासिल हो सके। एक जो मार्ग है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल कर सकते हो, वो भी फुल टाइम है। और दूसरा जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगर प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम है, 2 साल का डिग्री प्रोग्राम। सो इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन वो फुल टाइम होना चाहिए और उसके बाद आपको डिग्री मिलनी चाहिए, आइदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और फुल डिग्री। अगर आप ऐसा प्रोग्राम अगर किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करके आपको एडमिशन मिल जाती है, तो एक स्पाउस को स्टूडेंट वीसा परमिट मिल जाता है। सो स्टूडेंट वर्क परमिट के जरिए आप पूरा एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सो एक जो स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ, वो पढ़ सकते हैं। अगर हस्बैंड पढ़ रहा है और वाइफ डिपेंडेंट है, तो वाइफ को ओपन वर्क परमिट मिल सकता है। सो ये प्रोसेस कैसा होगा? आप एक के लिए एडमिशन अप्लाई करो, पूरा फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। एक बार आपको एडमिशन मिल जाए तो एडमिशन लेटर लेके आप कॉन्सुलेट में चले जाओ और कॉन्सुलेट में स्टूडेंट वीसा अप्लाई करो। स्टूडेंट वीसा अप्लाई करते समय आप दूसरे स्पाउस के लिए ओपन वर्क परमिट अप्लाई करो। आपके अगर बच्चे हैं तो उनके लिए आप विजिटर वीसा नहीं तो स्टूडेंट वीसा भी अप्लाई कर सकते हो, ताकि जब वो आपके साथ कनाडा में आए तो वो स्टडी कर सकते हैं स्कूल में। सो इस ऑप्शन का बेनिफिट ये है कि एक स्पाउस स्टडी कर सकता है और दूसरा स्पाउस काम कर सकता है ओपन वर्क परमिट पे। तो 2 साल के बाद आपके एक स्पाउस की डिग्री खत्म हो जाएगी और 2 साल का दूसरे स्पाउस को एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। अब जिसकी स्टडी कंप्लीट होती है उसको 2 साल के कंप्लीशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल जाता है, वो भी 2 साल का होता है। तो आपके 4 साल हो गए। तो जो दूसरा स्पाउस है जो काम कर रहा है उसको पहले 2 साल भी काम कर सकता है, उसके बाद और 2 साल काम कर सकता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है 4 साल का, और इस टाइम में आप काम भी कर रहे हो तो आपके पास जॉब ऑफर तो ऑब्वियसली है। सो आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस हो गया, आपके पास जॉब हो गई। आपको जॉब के 50 या 200 डिपेंडिंग ऑन NOC कोड पॉइंट्स मिल सकते हैं, और इसके साथ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस की वजह से आपके पॉइंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं और इस वजह से आपका कैनेडियन PR एप्लीकेशन भी अप्रूव हो सकता है। तो ये रहा 5वां ऑप्शन। और भी कई ऑप्शन हो सकते हैं, अगर है तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इन 5 ऑप्शन के ज़रिए आपको कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकती है, अगर आप 35 साल के ऊपर भी है तो भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।